हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में स्वागत है आप सभी को। और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। एक नया चैप्टर है कोशिका यानी सेल। यह सबसे पहली वीडियो है उसकी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिका के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? वो कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी जीव जिनका शरीर कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। आइए हम लोग और भी विस्तार रूप से जानते हैं। तो बाबू, कोशिका ये जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जब कोशिका आपस में मिलती है तो ऊतक की निर्माण होती है। किसकी निर्माण होती है? ऊतक की निर्माण होती है, यानी टिश्यू की निर्माण होती है। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो ये निर्माण करती है अंग। क्या निर्माण करती है? और अंग अंग अगर आपस में मिलती है तो निर्माण होती है छोटू अंग तंत्र। क्या निर्माण होती है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर के बनाती है एक जीव। क्या निर्माण करती है? जीव। यानी एक जीव के निर्माण में सर्वप्रथम कोशिका का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कोशिकाओं की जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल यानी एक इसका परिभाषा और भी होता है कि कोशिका क्या होती है? तो जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। देखिए, एक जीव है तो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका ही आपस में मिलती है तो क्या निर्माण होती है? ऊतक। और ऊतक मिलती है तो अंग, और अंग मिलती है तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलती है तो जीव। यानी जब तक कोशिका नहीं रहेगी ऊतक के निर्माण नहीं होगी, और ऊतक का निर्माण नहीं होगा अंग का निर्माण नहीं होगा, अंग का निर्माण नहीं होगा तो अंग तंत्र का नहीं होगा, और अंग तंत्र का नहीं होगा तो जीव का नहीं होगा। यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है। क्या होती है? कोशिका ही होती है। यानी एक इसका डेफिनेशन हो गया छोटू कोशिका का। कि जीवों की सबसे छोटी इकाई, जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा छोटू कि जीवों की, इसकी जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, क्या होगा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कहेगा इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाती है और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो संरचना मतलब क्या होता है? बनावट। क्या होता है छोटू? बनावट। और क्रियात्मक यानी क्रिया। क्या समझते हैं? क्रिया। यानी जीवों की जो बनावट है वो किस पर टिकी होती है? कोशिका पर टिकी होती है। किस पर टिकी होती है? कोशिका पर। देखें अभी हम लोग कि जब तक कोशिका नहीं रहेगी ऊतक का निर्माण नहीं होगा, और ऊतक का निर्माण नहीं होगा अंग का निर्माण नहीं होगा, अंग का निर्माण नहीं होगा अंग तंत्र का निर्माण नहीं होगा, और अंग तंत्र का निर्माण नहीं होगा तो एक जीव का निर्माण नहीं होगा। यानी जीव की बनावट में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? कोशिका की। किसकी है? कोशिका की। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं जीवों की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। जीवों की क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्योंकि जीवों की इस अंदर होने वाली क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका के द्वारा होती है, जो हम लोग आगे जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल बने रहिए आज तक। तो देखिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन समझे। दो डेफिनेशन हुआ। पहला क्या हुआ कि जीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन। अगला कहेंगे दूसरा परिभाषा
कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। आगे अब हम लोग समझते हैं छोटू कोशिका के बारे में। अभी हम लोग पढ़े कि जीव किसकी बनी होती है? कोशिका की बनी होती है। यानी कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला होता है छोटू एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसके वजह से कुछ मेन पॉइंट के हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं ताकि उनको भी समझ में आए। तो एक कोशिकीय जीव को क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। दूसरा होता है छोटू बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलेंगे छोटू? मल्टी सेल्यूलर। अब देखिए एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैसा जीव, वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना हो, जिनका शरीर किस कोशिका का बना हो? एक कोशिका का बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे में आप अंथाई पढ़े, एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, प्लाज्मोडियम इत्यादि बहुकोशिकीय जीव। तो वैसा जीव, बहुकोशिकीय जीव में क्या कहेंगे? वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना हो। कितने कोशिकाओं का बना हो? अनेक कोशिकाओं को बना हो, उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल में मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। क्लियर? अब हम लोग आगे समझते हैं कोशिका के बारे में। इसकी खोज के, यानी कोशिका की खोज कब हुई, किसने की? तो कोशिका की खोज के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज कब की गई? 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया छोटू? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। इन्होंने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। किस प्रकार की कोशिका की खोज की? मृत कोशिका। इसमें हम लोग पढ़े हैं कौर कोशिका। कौन सी कोशिका की खोज की? कौर कोशिका में देखा इन्होंने सर्वप्रथम तो अनेकों मधुमक्खियों की छत्तों की तरह जैसे देखते हैं मधुमक्खी की छत्ते में गोल गोल रचना दिखाई देती है, छोटा छोटा गोल गोल घर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जब इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में जब कौर को देखा तो नजर आया कि मधुमक्खियों की छत्तों की तरह छोटे छोटे रचना दिखाई दी। इस छोटे छोटे रचना को ही इन्होंने नाम रखा कोशिका। क्या नाम रखा? कोशिका नाम रखा। क्या नाम रखा? कोशिका। यानी उन्होंने यह भी देखा कि प्रत्येक कोशिका जो है चारों ओर से, प्रत्येक कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? एक आवरण से घिरी हुई है, जिसका नाम रखा कोशिका भित्ति। क्या नाम रखा? कोशिका भित्ति। क्लियर? तो इस प्रकार इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया। अब आगे समझते हैं, ये तो मृत कोशिका की खोज की। अब पूछा जाए कि सजीव कोशिका की यानी जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहोयक ने किया। किसने किया? ल्यूवेनहोयक। किसने किया छोटू? ल्यूवेनहोयक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। क्लियर? यानी सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया? ल्यूवेनहोयक ने। किसने किया? ल्यूवेनहोयक ने, जो कैसे वैज्ञानिक है? डच वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक है? डच वैज्ञानिक। क्लियर? अब आगे समझते हैं
इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। अब माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं, जो हम लोग पिछले यानी सूक्ष्मदर्शी चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर के सूक्ष्मदर्शी चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर, आगे समझिएगा। तो माइक्रोस्कोप के बारे में कहता है कि जो हम लोग विद्यालयों में यानी प्रयोग करते हैं जो माइक्रोस्कोप, वो क्या है? संयुक्त माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है? संयुक्त माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसकी आवर्धन क्षमता होती है 2000 से 3000। कितनी होती है? 2000 से 3000। आवर्धन क्षमता का मतलब समझते हैं? जैसे जीव, ये छोटा सा जीव है, तो इसको बढ़ा करके यानी 2000 गुना 3000 गुना ये कुछ बड़ा नजर आए, तो इस प्रकार क्या होगी? आवर्धन क्षमता, यानी इसको इतना बढ़ा करके दिखा रहा है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? 2000 से 3000 गुना। कितना गुना? 2000 से 3000 गुना। और अब एक आधुनिक माइक्रोस्कोप की खोज की गई जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी आवर्धन क्षमता होती है 50,000। कितना हजार? 50,000 से लेकर 200,000 यानी 2 लाख। 50,000 से लेकर के 200,000 यानी 2 लाख तक इसकी आवर्धन क्षमता होती है। ये क्या पढ़े छोटू? माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े। अब हम लोग आगे समझते हैं कोशिका के बारे में और भी विस्तार से। अगर नोट कर लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाजवाब, शानदार, मजा आएगा। कॉपी कलम लेकर के बैठिए। हाँ, तो देखिएगा छोटू, अब हम लोग को पढ़ना है कोशिका के रूप के बारे में। क्या पढ़ना छोटू? कोशिका के रूप। चलिए, यानी रूप के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी काफी भिन्नता पाई जाती है, काफी भिन्नता पाई जाती है। यानी विभिन्न विभिन्न रूपों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे गोलाकार, किन रूपों में पाई जाती है? गोलाकार रूप में पाई जाती है। घनाभाकार रूप में पाई जाती है, घनाभ के आकार के। ताराकार यानी तारा के आकार की। लंबी पाई जाती है, समझ रहे हैं? स्तंभाकार पाई जाती है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कोशिका के रूप कौन कौन आकार में? तो ताराकार, गोलाकार, घनाभाकार, लंबी, स्तंभाकार। इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि कोशिका के रूप में काफी भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? अब आगे हम लोग समझते हैं बाबू कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका के आकार के बारे में यानी साइज के बारे में। क्या पढ़ना? साइज के बारे में, आकार के बारे में। रूप में तो भिन्नता होती ही है, लेकिन कोशिकाओं के आकार में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। यानी अलग अलग साइजों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधिकतर कोशिका जो होती है, अधिकतर कोशिका जो होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच पाई जाती है। अधिकांश कोशिकाएं का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है, सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है, तो सबसे छोटी कोशिका का आकार होता है छोटू 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना था? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। अब पूछेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। किसकी है? माइकोप्लाज्मा की।
माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है बाबू। क्या है ये? एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिका का आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, यानी सबसे छोटी कोशिका। अगर बात किया जाए छोटू कि सबसे बड़ी कोशिका की आकार, क्या बात किया जाए? सबसे बड़ी कोशिका की आकार, तो सबसे बड़ी कोशिका की आकार होती है लंबाई 180 mm। लंबाई कितना? 180 mm और चौड़ाई 140 mm। सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितनी होती है? 180 mm लंबाई और 140 mm चौड़ाई। अब पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, इसकी कोशिकाओं की आकार सबसे बड़ी होती है, जिसका लंबाई 180 mm और चौड़ाई 140 mm। क्लियर? अगर पूछा जाए कि सब अधिकतर कोशिकाओं का आकार कितना होता है, तो 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तक। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक। सबसे बड़ी कोशिका के आकार के कुछ बारे में बात किया जाए तो लंबाई 180 mm और चौड़ाई 140 mm, जो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का। अब पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, देखिए यहां था सबसे छोटी, यहां था सबसे बड़ी, अब है सबसे लंबी। तो सबसे लंबी कोशिका का आकार होता है छोटू 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। जो कोशिका का नाम है छोटू तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। इसे न्यूरॉन कोशिका बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका। जो कहां होता? मानव में। कहां होता छोटू? मानव में। क्लियर? समझ में आ रहा? यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो किसकी होती है? मानव में होती है। क्लियर? नोट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं छोटू, नोट कीजिएगा। चलिए हो गया छोटू। तो आगे देखिए, अब हम लोग कोशिका के बारे में समझते हैं। ये हम लोग कोशिका के आकार के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? कोशिका के आकार के बारे में, कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, और अधिकतर कोशिका का आकार इतना होता है। कहीं कहीं बाबू 1 माइक्रोमीटर भी देती है। कितना देती है? 1 माइक्रोमीटर भी, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर की। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा ऑप्शन में देखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू कोशिका की संरचना तथा कार्य के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रूप देखें, आकार देखें। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका की संरचना तथा कार्य के बारे में। तो इसकी संरचना के बारे में बात किया जाता है छोटू कि दो जर्मन वैज्ञानिक स्वीडन और स्वान ने 1838 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1838 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया, जिसे हम लोग कोशिका मतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मतवाद या सेल थ्योरी। देखिए, तो पूछेगा बाबू कोशिका मतवाद या सेल थ्योरी किसने दिया? तो दो जर्मन वैज्ञानिक स्वीडन और स्वान ने। कब दिया? 1838 ईस्वी में। कब दिया बाबू? 1838 ईस्वी में। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी इस मत के अनुसार, स्वीडन और स्वान का कहना है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया, स्वीडन और स्वान ने, कि प्रत्येक जीव का शरीर किसकी बनी होती है? तो कोशिकाओं की बनी होती है। यानी इन्होंने बात की है और कहे कि जो एक कोशिकीय जीव रहेगा, कैसा जीव रहेगा? जो एक कोशिकीय जीव रहेगा, यानी यूनिसेल्युलर, उनका शरीर एक कोशिका का बना है। किसका बना रहेगा? एक कोशिका का।
और जो बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर, उनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना रहेगा। किसका बना रहेगा? अनेक कोशिकाओं का बना रहेगा। कोशिका मतवाद का ये कथन, यानी पहले कोशिका मतवाद क्या है? तो कोशिका मतवाद श्रीडन और सवान के द्वारा दिया गया थ्योरी है या सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार ही कहा गया कि एक सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं की बनी होती है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं की बनी होती है, और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर एक कोशिका की बनी होती है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर अनेक कोशिकाओं की बनी होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन कोशिका के बारे में कहा कि जीवों का शरीर जो कोशिकाओं की बनी होती है, यह बात किसने कही? तो श्रीडन और सवान। क्लियर? तो इन्होंने बताया ये दोनों बात, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए, स्पष्ट हुआ। और इन्होंने ही बताया कि कोशिका की समूहों की संख्या, यानी कोशिकाओं की समूह मिल करके, कोशिकाओं के समूह मिल करके उत्तक की निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? उत्तक की निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है? उत्तक यानी टिश्यू की। या किसका कथन है? श्रीडन और सवान का। क्लियर? और इन्होंने यह भी बताया कि जीवों के अंदर होने वाली, यानी तो संरचना के बारे में, कार्य के बारे में कहा गया कि जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं, जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती है? तो कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्लियर? स्पष्ट हो? तो नोट कीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो फैला दीजिए एकदम। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। छोड़ो, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। देखिए छोटू, अब हम लोग को पढ़ना है छोटू, कोशिका के संघटक। क्या पढ़ना? कोशिका के संघटक। देखिए ये क्या होती है? कोशिका के संघटक। तो मूल रूप से कोशिका के 3 संघटक होते हैं। कितने संघटक होते हैं? 3 संघटक। संघटक यानी जिनसे मिलकर के बनी होती है कोशिका, जिनसे मिलकर के पहला कोशिका झिल्ली। पहला क्या होती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा होती है कोशिका द्रव। क्या होती है? कोशिका द्रव। और तीसरी होती है केंद्रक। तीसरी क्या होती है? केंद्रक। कोशिका के कितने संघटक? 3 संघटक। ध्यान दीजिए, कोशिका कितने संघटक? 3 संघटक। पहला कोशिका झिल्ली, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? दूसरा होता है कोशिका द्रव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तीसरा होता है केंद्रक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्लियर? अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, उसके बाद समझेंगे कोशिका द्रव के बारे में, उसके बाद केंद्रक के बारे में। नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, ये क्या होती है? समझिएगा छोटे। तो सपोज दैट ये देखिए कि कोशिका है। क्या? कोशिका। तो कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी होती है। कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी होती है, या एक झिल्ली से घिरी होती है, या एक परत से घिरी होती है। क्लियर? कोशिका चारों ओर से झिल्ली से घिरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर? आगे समझिएगा इसके बारे में। कोशिका झिल्ली ये क्या करती है? तो कोशिकाओं की आकार को निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? निश्चित आकृति प्रदान करती है।
यानी कोशिकाओं के आकार को निश्चित बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्लियर? फिर से समझिएगा। कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी होती है, एक झिल्ली से घिरी होती है, एक परत से घिरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कोशिकाओं की आकार को निश्चित आकृति प्रदान करती है, जो कोशिकाओं की आकार को निश्चित आकृति प्रदान करती है। लेकिन यही पादप कोशिका में, कौन से कोशिका में? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटी परत होती है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अर्थात जब आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति क्या होती है, यानी सेल वॉल क्या होती है, तो कहना है छोटू कि पादप कोशिका में, सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु में नहीं होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और मोटी परत होती है। देखिए यह कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और मोटी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। स्पष्ट? यह क्या करती है? यह बाहरी नमी, ताप, दाब इत्यादि से रक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है, और कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर? जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। क्लियर? ये हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में समझे। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग क्या समझे? कि कोशिका चारों ओर से आवरण से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कोशिका की निश्चित आकृति को बनाए रखती है। और यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी इंग्लिश में बात करें तो सेलेक्टिव परमिएबल। क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिव परमिएबल। क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिव परमिएबल। पूरा लिख दे, सेलेक्टिव परमिएबल। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब समझिएगा, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है यह इच्छित पदार्थों को ही अपने से होकर के बाहर से अंदर की ओर जाने देती है, और उत्सर्जी यानी हानिकारक पदार्थों को ही अंदर से बाहर जाने देती है। स्पष्ट? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहने का मतलब क्या हुआ? क्या इच्छित पदार्थों को ही अपने से होकर यानी अंदर, बाहर से अंदर जाने देती है, और उत्सर्जी यानी हानिकारक पदार्थों को ही अंदर से बाहर जाने देती है। स्पष्ट? तो क्लियर? क्लियर? अब आगे से हम समझते हैं छोटू दूसरी संघटक कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव्य के बारे में। हो गया? नोट कीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। सोए देखिए मत, टुकुर टुकुर देखिए मत, लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो। चलिए, स्पष्ट हो गया? आगे हम लोग समझते हैं छोटू। देखिएगा छोटू, दूसरी संघटक है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो अभी हम लोग पढ़े छोटू कि कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी होती है। कोशिका चारों ओर से आवरण से घिरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली ये सिर्फ पादपों में बात करेंगे कि चारों ओर से एक मोटी परत से घिरी होती है, कोशिका भित्ति कहते हैं। और बीच में, कोशिकाओं के बीच में एक गोलाकार रचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, जो तीसरी संघटक क्योंकि। और इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
द्रव, यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले द्रव को ही कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्लियर? आगे समझिए। यह दानेदार अर्धतरल एवं अर्धपारदर्शक होती है। अर्धपारदर्शक होती है। कोशिका द्रव दानेदार, अर्धतरल और अर्धपारदर्शक होती है। क्लियर? अर्धपारदर्शक का मतलब समझ रहे हैं? पारदर्शक मतलब जो पूरी आर पार हो, अर्ध माने आधा आर पार। क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं। कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव में अनेक रचनाएं पाई जाती है। ये रचनाएं कौन कौन सी होती? ये रचनाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है छोटू? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी होती है लवक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। मूल रूप से 3 रचनाएं। रचनाएं तो और भी होती है बहुत सारी, लेकिन फिलहाल हमें क्लास 8 में ये 3 चीज के बारे में पढ़नी है। तो आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर ये हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं छोटू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे यह कहां पाई जाती है। तो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है। यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक रचना है जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यानी कहेंगे कोशिका द्रव में दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रचना को कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जो एटीपी के रूप में जमा रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, यानी पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह या बिजली घर। क्या बोलते हैं? बिजली घर या पावर हाउस। क्लियर? आगे समझते हैं। ये पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आगे पढ़नी कि दूसरी रचना लवक। ये पहली रचना हम लोग पढ़े। दूसरी रचना क्या पाई जाती है? लवक। क्या पाई जाती है? लवक, जिसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। ये क्या होती है समझिएगा। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक रचना, यह भी कहां पाई जाती है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली यह एक रचना है, जिसे क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक। क्या होती है? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं छोटू? दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? वर्णी लवक, जिसे क्या बोलते हैं इसमें? क्रोमोप्लास्ट।
और तीसरी होती है छोटू अवर्णी लवक। क्या पढ़ते हैं? अवर्णी लवक, जिसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। यानी लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो सिर्फ पौधों में होती है। जो कहाँ होती है? पौधों में होती है। ये 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब हरित लवक के बारे में, तो यह पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियां हरी भरी रहती है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में उपयोगी होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण करने में उपयोगी होती है। इसलिए इसे रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों की रसोई घर। क्या कहते हैं? पौधों की रसोई घर। दूसरा हम लोग पढ़े वर्णी लवक। क्या पढ़े? वर्णी लवक। तो वर्णी लवक जैसे पीले रंग की वर्णक होती है पौधों में, जैंथोफिल। क्या? जैंथोफिल। तो वर्णी लवक में कई रंग होते हैं, यानी लवक जो है आपस में चेंज होते हैं। जैसे टमाटर शुरुआत में क्या होती है? हरे होती है। क्या होती है? शुरुआत में हरे होती है, फिर उसके बाद पक जाती है, क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। यानी हरा से क्या हो गया? लाल हो गया। यानी हरा था तो उसमें कौन सा लवक था? हरित लवक। कौन सा लवक? हरित लवक। लाल हो गया, वर्णी लवक यानी चेंज हो गया। यानी कौन सा हो गया? तो कैरोटीन के कारण लाल होते हैं। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो पीले रंग का वर्णक होता है जैंथोफिल। पौधों में जैंथोफिल, जो किस प्रकार का? पीले रंग का वर्णक है। पीले रंग का। हरे रंग का वर्णक जो हरित लवक पढ़े, पीले रंग का वर्णक जैंथोफिल, लाल रंग का कैरोटीन। क्लियर? जब आम जैसे शुरुआत में हरे होती है, यानी उसमें कौन सा? हरित लवक। जब पक जाती है तो क्या हो जाती है? लाल, पीला हो जाती है। क्या हो जाती है? पीला। यानी उस कौन सा वर्णक हो जाता है? जैंथोफिल। यानी इस प्रकार देख रहे हैं कि लवक क्या होती है? चेंज होती है, बदलते रहती है, ट्रांसफर होती रहती है एक दूसरे में। क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं यह कहाँ होती है। तो पौधे के उन भागों में जहां प्रकाश, सूर्य की प्रकाश पड़ती हो, जहां सूर्य की प्रकाश पड़ती हो। और अवर्णी लवक, और ये तो हम लोग पढ़े कहाँ होती है? पत्तियों में, हरित लवक। और अवर्णी लवक कहाँ होती है? तो पौधे के उस भाग में जहां पर सूर्य की प्रकाश न पड़ती हो, जैसे जड़, तना, यानी भूमिगत तना। तना का मतलब भूमिगत तना, मूलरों इत्यादि। यानी अवर्णी लवक कहां पाई जाती है? तो पौधे के उन भागों में जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग लवक के बारे में पढ़े। अब हम लोग अगली पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लवक। अब हम लोग पढ़ते हैं रसधानी। क्या पढ़ेंगे? रसधानी। नोट कीजिएगा। हो गया? आगे समझिएगा। तो कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े, लवक के बारे में पढ़े, और अगली हम लोग पढ़ते हैं रसधानी। क्या पढ़ते हैं? रसधानी के बारे में। रसधानी जिसे वैक्यूओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूओल। देखिए रसधानी क्या होती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ? कोशिका द्रव में। यानी रसधानी कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोशिका द्रव में। यानी कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। जो पौधों में बड़ी होती है। रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है, परंतु जंतुओं में काफी छोटी या अनुपस्थित होती है, यानी नहीं होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है, यानी नहीं होती है। क्लियर? रसधानी क्या है? तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है, जो पौधों में बड़ी होती है और जंतुओं में छोटी या अनुपस्थित होती है। जैसे यह कोशिका,
तो कोशिका के अंदर रसधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है। इसके अंदर रस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रस पाई जाती है। पौधों में बड़ी रसधानी, छोटी जंतुओं में छोटी या अनुपस्थित होती है। क्लियर? समझ में आ रहा? रसधानी चारों ओर से, रसधानी चारों ओर से एक आवरण यानी एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग समझते बाबू। तो इस प्रकार हम लोग रसधानी क्लियर हो गया। पूछेगा क्या है? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है, जो पौधों में बड़ी, जंतुओं में छोटी या अनुपस्थित होती है। चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर कुछ रस पाए जाते हैं, जो जिसमें भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाई जाती है? भोज्य पदार्थ। अब अगली हम लोग संघटक पढ़ेंगे, तीसरा न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। पहला संघटक हम लोग क्या पढ़े? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में हम लोग क्या क्या देखें? कोशिका भित्ति भी पढ़े। अब दूसरी पढ़े संघटक हम लोग कोशिका द्रव, जिसमें अनेक रचनाएं पढ़े हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और रसधानी। अब हम लोग को पढ़नी है केंद्रक। क्या पढ़नी है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो समझिएगा, कोशिका के बीचों बीच में एक गोलाकार रचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक चारों ओर से घिरी रहती है एक झिल्ली से, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। किस झिल्ली से? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली होती है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसे केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र, जिससे उपयोगी पदार्थ अंदर जाती है और अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकलती है। क्लियर? आगे समझिएगा, केंद्रक के अंदर गोल गोल रचना पाई जाती है, उसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। समझ आए? केंद्रक झिल्ली पहले, सबसे पहले समझते हैं केंद्रक क्या है। तो कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक है? केंद्रक के अंदर गोल गोल रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में अनेक रचनाएं पाई जाती हैं, उसमें गुणसूत्र भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? गुणसूत्र। यह क्रोमैटिन जालिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है केंद्रिका? क्रोमैटिन जालिका की। क्रोमैटिन जालिका की बनी, जिससे निर्माण होती है गुणसूत्र। क्या निर्माण होती है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है समझिएगा, इधर नोट कर लिया। चलिए इधर समझिएगा। तो देखिएगा, देखिए इस प्रकार की रचना होती है गुणसूत्र, जो कहां होती है? केंद्रक के अंदर यानी केंद्रिका में, जो दोहरे झिल्ली यानी दोहरी धागों थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, इस प्रकार की रचना होती है। दो क्रोमैटिन धागों की रचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दाने, जिसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो अनुवांशिक गुणों का वाहक, अनुवांशिक गुणों का
अनुवांशिक गुणों के वाहक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले गुण किसके कारण जाते हैं? जीन के कारण। समझ में आ गया? तो गुणसूत्र क्या समझे? भागों की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में इसके डीपली कि गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए, एक बाहरी भाग, एक अंदर वाले भाग। समझ रहे हैं? तो ये सारी रचनाएं हम लोग आगे पढ़ेंगे। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड। समझ रहे हैं? तो बाहरी वाले भाग को पेलिकल बोलते हैं, इसके अंदर वाले भाग को मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स में दोहरी धागों से रचना होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स, यानी 3 रचना होती है। चलिए लिख ही देते हैं। पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स, ये 3 रचना है। इसकी सबसे ऊपरी सिरा को टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमियर। और 2 गुणसूत्र होती है, ये यहां पर आने करके जुड़ी होती है, इसे हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, यानी 2 क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाली रचना को 2 क्रोमेटिड्स जहां पर जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कोशिका के बारे में। अब इसी में कुछ पॉइंट और पूछ लेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है, समझिएगा। ऐसा हो गया, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अभी। चलिए आगे हम लोग समझते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। क्या समझते हैं छोटू? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो हम लोग पढ़े कि पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, और इसमें अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पहला अंतर। दूसरा हम लोग पढ़े कि पादप में क्या होती है? लवक होती है। क्या होती है? लवक होती है, लेकिन जंतुओं में अनुपस्थित होती है। जंतुओं में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तीसरा हम लोग पढ़े कि इसमें बड़ी रसधानी होती है। क्या होती है? बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें छोटी, बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। चलिए, यह प्रमुख अंतर होगी, ये नोट कर लीजिएगा। अब इसी में पूछा था वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। कैरियोटिक कोशिका तो समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे छोटे जीवाणु, नीलहरित शैवाल इत्यादि में पाई जाती है। जो कहां पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, नीलहरित शैवाल। यानी हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे कि इसको डेफिनेशन के माध्यम से किस प्रकार लिखेंगे। तो कहेंगे छोटे छोटे नीलहरित जीवाणु यानी शैवाल इत्यादि में केंद्रक जो होती है वो चारों ओर से झिल्ली से घिरी नहीं होती, यानी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिसके केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यानी पादपों और जंतुओं में कैसी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर? समझ गए हम? तो समझ गए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो और शानदार कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।